हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है और डेफिनेटली इस व्यवस्था को सुन के कई सारे लोगों को झटका भी लगने वाला है। दोस्तों, पति पक्ष हमेशा सबसे ज्यादा मेंटेनेंस वाले पार्ट को, एलिमनी वाले पार्ट को लेकर के चिंतित रहता है और यही एक ऐसी चीज है जिससे कई बार उसको सामने वाली पार्टी की सारी शर्तों को मानना भी पड़ जाता है। कई बार ये चीज जो मेंटेनेंस मांगना है, एलिमनी मांगना होता है, ये जायज भी होता है, लेकिन बहुत कम मामलों में। आज के समय इस लॉ का मिसयूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे मामले में अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं आती हैं तो उसमें वो लोग जिनके ऊपर गलत मामले दर्ज हुए हैं या झूठे तथ्यों के आधार पर मामले दर्ज हुए हैं, उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला क्या था ये भी आपको बताऊंगा और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी है वो भी आपको बताऊंगा। आप पूरा मामला ध्यान से सुनना ताकि मेंटेनेंस और एलिमनी और बाकी के भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड है, वो सारे आपके केस में है। तो आपको कैसे चलना है, कैसे डील करना है और एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में क्या चीजें होती है, सब कुछ आपको समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। और आपसे निवेदन करता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाने का। अदरवाइज हम भी ढीले पड़ जाते हैं, काम के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, चलिए इस मामले को पहले हम समझते हैं। और कल ना मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो पति और पत्नी है वो 38 साल तक केस लड़ते रहे, 38 ईयर्स तक केस लड़ते रहे। आज की इस वीडियो में उन लोगों को भी काफी सीख मिलेगी जो अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करते हैं या डाइवोर्स फाइल करने की सोच रहे हो। और मैंने देखा कि वो उससे पहले मुझसे या किसी और से या किसी भी व्यक्ति से, अपने सलाहकारों से ये पूछते हैं कि साहब मैं डाइवोर्स का केस फाइल कर रहा हूं, इस डाइवोर्स मिलने में मुझे कितना टाइम लगेगा। और कई लोग ये सोच के डाइवोर्स फाइल करते हैं कि मुझे इससे अलग होना है, उन्हें लगता है मैं डाइवोर्स फाइल करूंगा 2 साल में डाइवोर्स मिल जाएगा। दोस्तों, इस मामले में भी डाइवोर्स फाइल हुआ था। यह मामला कैसे चला और इस मामले में डाइवोर्स में कितना टाइम लगा और कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, सब कुछ देखना समझना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनके विवाह से। 1997 में मैरिज हुई, 1998 में बेटा हुआ। उसके बाद दोनों पक्षकारों के बीच में विवाद बढ़ने लगे और 2008 में पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया। उस समय बेटे की आयु लगभग 10 वर्ष थी। 2010 में कोर्ट ने 8,000 रुपए मंथली मेंटेनेंस और वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपए बांध दिए। 2014 में इसे 8,000 रुपए पत्नी के लिए और 6,000 रुपए बच्चे के लिए प्रतिमाह कर दिया गया। उसके बाद 2015 में हाईकोर्ट ने इस राशि को और बढ़ा करके 15,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया। और दोस्तों, 2016 में कोर्ट ने पति ने जो तलाक का केस फाइल किया था उसको खारिज कर दिया। अब आप देखिए, 2008 में केस फाइल हुआ, 8 साल बंदे ने केस को चलाया, मेंटेनेंस भी पे किया, मीनवाइल वाद व्यय भी पे करे और 8 साल के बाद केस डिसमिस। यही वजह होती है जिस वजह से मैं आपको समझाता हूं कि तलाक को फाइल करने में जल्दबाजी मत करो। और अगर किसी परिस्थिति में आके आप फाइल कर भी रहे हैं तो ऐसा मत करो कि 2 ही दिन में फाइल करना है, 3 ही दिन में फाइल करना है। तमाम केसेस हमारे पास आते हैं इस प्रकार के, कोई फायदा नहीं है। हम यही कहते हैं प्रॉपर टाइम लो, बढ़िया पिटीशन बनाओ, क्योंकि इस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। आप आने वाले 6, 7, 8 साल तक या इससे भी ज्यादा इसको फाइट करोगे और आखिर में खारिज हो गया तो कितना पेनफुल होगा। तो दोस्तों, 8 साल के बाद कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। अब पति के पास ऑप्शन ज्यादा कुछ था नहीं, उसने क्या किया, हाई कोर्ट में इस निर्णय को चैलेंज किया। अब दोस्तों, ऑब्वियसली हाई कोर्ट में भी टाइम लगेगा। अब 3 साल फर्दर फिर उसको हाई कोर्ट में लग गए और 2019 में हाई कोर्ट ने इस केस को, तलाक के केस को मंजूरी दे दी। यानी 3 साल और लग गए, यानी 11 साल लग गए डाइवोर्स लेने में। 11 साल सोचिए, जब डाइवोर्स फाइल किया था तब बच्चा जो है 10 साल का था, अभी बच्चा 21 साल का है 2019 में। तो ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं होता। लेकिन दोस्तों, मामले यहीं पे खत्म नहीं हुए। मेंटेनेंस का मामला चल रहा था। 20,000 रुपए अब तक पत्नी का मेंटेनेंस प्रतिमाह हो चुका था। जिसको चैलेंज किया था उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब पति जो था उसने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली और उसके साथ उसके माता पिता भी थे। अब पत्नी ने कहा भैया 20,000 रुपए में कुछ नहीं होता। 20,000 रुपए मेंटेनेंस तब बंधा था जब उनकी सैलरी कम थी। आज के समय पर उनकी सैलरी भी ज्यादा है और उनके स्तर पर निर्वाह करने के लिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। पति की दलील यह थी कि भाई अब तो तलाक भी हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले ही वो महिला जो तलाकशुदा है, यानी डाइवोर्स के बाद भी आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 रुपए को पर्याप्त नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अब तो इनकी सैलरी बढ़ चुकी है, 20,000 रुपए को बढ़ा करके कर दिया 50,000 रुपए। बच्चे की एज चुकी अभी 26 साल हो चुकी थी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बच्चे का तो अभी नहीं बनता है,
हाँ, अगर वो अपनी इच्छा से पढ़ाई में, शादी में कुछ खर्चा स्वेच्छा से करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज उसका मेंटेनेंस नहीं बनता। लेकिन पत्नी का 20,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपये महीना कर दिया गया। और एक व्यवस्था और कर दी कि प्रत्येक 2 वर्ष में 5% उसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। यानी कि कोर्ट ने यह माना कि 2 साल में इनकी सैलरी बढ़ेगी तो 5% उसका मेंटेनेंस भी बढ़ेगा। यह व्यवस्था भी लागू कर दी। और साथ ही यह भी बोला कि भाई भले ही तुमने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी जो पहली पत्नी से तुम्हारा बेटा है उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार भी होगा। अब पति की यह दलील थी कि भाई उसके ऊपर उसके पेरेंट्स की लायबिलिटी भी है, उसने दोबारा शादी भी कर ली है, उसकी भी लायबिलिटी है, बच्चे होंगे शायद से उसकी भी लायबिलिटी है। कोर्ट ने कहा उससे कोई मतलब नहीं है भैया, जो पहली पत्नी है उसका भरण पोषण भी आपको करना पड़ेगा जब तक वो शादी नहीं करती। अगर वो तलाक के बाद अकेले रह रही है तो आपको उसका भरण पोषण करना पड़ेगा, और उससे अगर आपका कोई बच्चा है तो आपकी पैतृक संपत्ति में अधिकारी भी होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे 11 साल में तो बंदे को डाइवोर्स ही मिला, और उसके बाद आप लगा लीजिए 6 साल और, क्योंकि ये जो निर्णय आ रहा है ये आ रहा है 2025 में, तो 11 और 6 हो गए 17 साल। यानी 17 साल केस चलाने के बाद भी ये निर्णय है। अब यही बात मैंने आपको 38 साल वाली वीडियो में समझाई थी, यही यहां समझा रहा हूं कि सोचो विचारो, बाहर निकलने में ज्यादा फायदा है। अभी 17 साल केस लड़ने के बाद भी क्या मिला, फिर भी पैसा देना ही पड़ रहा है, फिर भी संपत्ति में हिस्सा बच्चे को देना ही पड़ रहा है। तो ये सब चीजें आपकी पहले भी सेटल हो सकती थी ना, 17 साल भी बचते और लाइफ में आप शायद आज बहुत आगे होते और बहुत कुछ कर चुके होते। और सबसे मेन बात है ये 17 साल आपके टेंशन फ्री जाते। अभी तो ये आपने पूरी कोर्ट कचहरी में गुजारे। तो दोस्तों इस प्रकार के मामले होते हैं तो हमें हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए और तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।